जय महाराष्ट्र। आज अपन केमिस्ट्री के क्लास में हैं। प्री प्री केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं अपन। कोशिश करेंगे कि नाइन्थ और टेंथ का मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज हो जाए। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में पढ़ेंगे कि किसी को ऐसा ना लगे कुछ सिलेबस रह गया। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल ही लिखने की जरूरत नहीं। मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? जैसे तुम सारे बच्चों को मैं एक ही चीज को, एक प्रकार की चीजों को क्लासिफाई करने के अनेक तरीके हैं। तुम सब क्या हो? बच्चे हो। तुमको मैं अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। एक तरीका टू क्लासिफाई इज जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स। दूसरा तरीका टू क्लासिफाई इज मोड ऑफ स्टडी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तीसरा है कि तुम्हारा एज पकड़ लो। और एज में शायद तीन ग्रुप्स आ जाए, 13, 14 एंड 15। 12 का तो नहीं कोई? 16? एनीवन? एक है। 16 वाले हैं? भाई साहब, तुम तो जेईई में ड्रॉप नहीं ले पाओगे। जेई नीट तुम्हारा तो सिंगल अटेम्प्ट ही है, जो भी हो। और बाद में भी कांट होगा तुम्हारी यूपीएससी के अटेम्प्ट में। चलो 13, 14, 15, 16। और अगर एज की बात करें तो देखो, चार जरूरी नहीं है कि हमेशा बाइनोमियल में ही चले, दो दो ही मिले। बहुत सारे कितने भी रह सकते हैं। अगर हम क्लास की बात करें तो तुम सब जैसे नाइन्थ और टेंथ के बच्चे हो। तुम्हारी ग्रेड्स की बात करें, स्कूल की बात करें तो बोर्ड्स की बात करें तो सीबीएसई ऑब्लिक स्टेट बोर्ड ऑब्लिक आईसीएसई, आईजीसीएसई आई भी तो है नहीं कोई। ऐसा है। अब मैटर की अगर बात करें तो मैटर को हम बात, अगर हम बात करें मैटर की स्टेट्स की, तो प्राइमरली तीन ही स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर इकड़ा अंतिकड़ा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। सॉलिड से भी ज्यादा ठंडा हो और ज्यादा कंडेंस्ड हो, और सॉलिड में भी पार्टिकल बैठते हैं ना, तो बाजू में बैठ के ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल्स पार्टिकल्स सारी ना वाइब्रेटरी मोशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में एकदम कुड़कुड़ी थी, मरती हुई शांतता रहती, मरी हुई शांतता। कि जरा तुमने आवाज किया तो वो बुरी आत्मा तुम्हारे आंख ऊपर आ जाएगी। वो आत्मा आवाज सुनती है, अंधी आत्मा है वो, देख नहीं पाती, आवाज सुनती है। तुमने फूंक भी मारी, श्वास भी लिया, हल्का भी जरा भी आवाज आया एकदम, क्योंकि सब सन्नाटा है टोटल, तो तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब एकदम सन्नाटा, जहाँ एटम्स वाइब्रेट होना भी स्टॉप हो गए हैं। समझा? और प्लाज्मा मतलब एटम्स की फटके चार हो गई है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चीथड़े उड़ गए हैं, न्यूक्लियस अलग चल रहा है। एटम है पूरा का पूरा, मॉलिक्यूल फूट चुके हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्लाज्मा अगर बात करें, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन प्लस वन स्टेट में। तो न्यूक्लियस है खाली, प्रोटॉन और प्रोटॉन पड़े वाले, और इलेक्ट्रॉन किधर तो विंग रहे हवा बूं। ऐसा गैसियस मिक्सचर है प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें अगर किसी ने हाथ डाला तो ऐसे बिजली के और ऐसे गर्मी के झटके लगेंगे, एक पूरे चीथड़े उड़ जाएंगे, तुम्हारे हाथ के हड्डी बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो गर्म रहता है डेफिनेटली। और नॉट जस्ट गर्म, सिर्फ वार्म नहीं रहता है, सिर्फ हॉट नहीं रहता है, उसके साथ में वो आयोनाइज्ड रहता है। क्या रहता है? आयोनाइज्ड रहता है एकदम। उधर चार्जेस रहते हैं, चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये एक स्टेट हुआ प्लाज्मा का। और अतिशय जो ठंडागार स्टेट हुआ वो हुआ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का। मैटर को क्लासिफाई करने का एक तरीका स्टेट्स। दूसरा तरीका है मैटर का कंपोजिशन, जो हमारे लिए नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नाइन्थ में इसका इंट्रोडक्शन होता है, और टेंथ तो पूरा सिलेबस ही इसी के ऊपर है। टेंथ में केमिकल रिएक्शन चैप्टर, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, हर चीज इसके ऊपर है, मैटर का कंपोजिशन। अब कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब कि आप में एक जैसा कंपोजिशन है क्या? पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है क्या आप में? मतलब भाई कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब आप कैसे बने हो। क्या आप ऊपर से लेके नीचे तक हड्डी के ही बने हो? क्या आप ऊपर से नीचे तक हड्डी आग के ही बने हो? क्या ऊपर से नीचे तक चमड़ी के ही बने हो? तो अगर आप ऊपर से नीचे तक एक ही चीज के बने हो, अगर आप एक ही प्रकार के एटम्स के बने हो, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बने हो, तो आप कहलाते हो प्योर सब्सटेंस। जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, या तो एलिमेंट्स या तो कंपाउंड। पढ़ेंगे हम लोग कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क रहता है, पिछले साल भी समर में पढ़ाया था मैंने। और जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, क्या आप ऊपर से लेके नीचे तक हड्डी के बने हो? नहीं, हड्डी के साथ खून के बने हो, पानी के बने हो, चमड़ी के बने हो, मांस के बने हो, बालों के बने हो, और जान भरी पड़ी है, आत्मा भरी पड़ी है, उसके भी बने हो। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया भाई साहब की। एक जैसी चीजें है क्या? नहीं। अच्छा, एक जैसी चीजें अगर नहीं भी है, ये मेरा शरीर, तो मेरे मेरे शरीर में अगर बात करी जाए, तो अगर इतनी हड्डी है, इतनी चर्बी है, इतना खून है, इतनी पानी है, तो कोई दूसरा इंसान उठा के अगर मेरे बाजू में लाया जाए, तो जरूरी क्या उसके शरीर में भी उतनी हड्डी, उतना ही पानी, उतनी चर्बी, उतना ही खून रहे? है क्या? मम्मी ने आज पानी पूरी बनाई घर पे, मम्मी चलो पानी पूरी तो नहीं बनी थी मम्मी कभी, मम्मी ने घर पे पाव भाजी बनाई, जो गजानन महाराज प्रसन्न।
पाव भाजी बने मम्मी ने। तेरा पाव क्या है, पाँच का नहीं क्या अभी? होगा होगा, अभी बने, अभी वन दिन बना है भाई डायरेक्ट। हाँ निश्चय। आज बने निश्चय। तो ये इधर देखो, आज मम्मी ने पाव भाजी बनाई और एक महीने के बाद मम्मी ने पाव भाजी बनाई, दोनों पाव भाजियाँ सेम टेस्ट की रहेंगी क्या? नहीं। तुम्हारे घर पे जो जार का पानी आता है, अगर सारी चीजें वो केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में वैसे ही चलती रहे, तो आज पानी का जो स्वाद है एक महीने बाद भी वही स्वाद रहेगा क्या? हाँ। अ, जिस पेन की इंक से तुम लिखते हो, अभी ट्राइमेक्स ले लो, ठीक है, जिस जिस पेन की इंक से तुम लिखते हो, कोई भी बटर पेन, जेल पेन, बॉल पेन, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है, तो इंक से पहली बार लिखते समय जो शुरू ही किया था, नया पेन का ढक्कन खोल के लिखना शुरू ही किया था, तब जैसा इंक का कंपोजिशन था, जितनी वो डार्क थी, जैसा उसका टेक्सचर था, जैसी उसकी स्मेल थी, अगर सुगंधित पेन लाया है तुमने स्मेल वाला, फ्रेग्रेंस वाला, और लास्ट में खत्म होते 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 जो है, क्या वो सेम रहता है क्या? वो नहीं रहता, क्योंकि इंक इज अ मिक्सचर। इंक का मैंने एग्जांपल ही हार्ड ले लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मम्मी ने आज लिंबू शरबत बनवलं, लगेच उद्या बनवलं, सेम टू सेम लगता है क्या? नहीं, आज का नींबू शरबत अलग, कल का नींबू शरबत अलग है, कभी तो नींबू रहता, कभी तो शरबत ही रहता, कभी कुछ कम कम ज्यादा हो जाता, घोटरा हो जाता, कभी कभी कुछ भी हो जाता। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनमें रहता है उनको इम्प्योर मैटर, इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, मिलावटी चीजें बोलते हैं, कि बहुत मिलावट कर दी तुमने, और मिलावट भी ठीक ठाक नहीं करी। पानी भी भगवान ने जब पानी बनाया, तो भगवान ने हमेशा, भगवान का काम इतना प्रिसाइज है, इतना एक्यूरेट है, कि भगवान ने हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन उठा के पानी में, भगवान ने हाइड्रोजन बनाया, शुद्ध हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम एटम को जोड़ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम एटम को जोड़ के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। भगवान ने जब चीजें बनाई तो बेहद खूबसूरत और एकदम प्रिसाइज बनाई। लेकिन हमने जब घर पे भेल बनाई, तो पहले दिन वाले भेल में बहुत ही ज्यादा शेंगदाने डाल के रखे थे। हमने कंप्लेन कर दी, मम्मी मेरे भेल में मेरे को बिल्कुल शेंगदाने नहीं चाहिए। ऐसा कौन सही वाला बच्चा है वैसे जिसको शेंगदाने नहीं चाहिए? लेकिन दूसरे दिन फिर मम्मी ने एकदम, लेकिन तुम अकेले नहीं थे खाने वाले, मान लो और भी बच्चे थे, कजिन आए वाले थे समर हॉलीडेज में तुम्हारे घर पे, तो मम्मी ने थोड़े से शेंगदाने डाले, कम करे मम्मी ने शेंगदाने, पहले दिन के मुकाबले तो कम करे। पहले दिन की भेल और दूसरे दिन का भेल अच्छा लगा, वही है क्या? नहीं, इंडिया में का पानी और अमेरिका में का पानी अलग है कुछ, पीने का पानी अलग है। पर सिर्फ पानी, मैं केमिकल कंपाउंड वाटर की बात कर रहा हूँ, प्योर डिस्टिल्ड लेबोरेटरी साइंस लैब वाला वाटर, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, H2O सेम है ना? उसका स्वाद, वैसे पीते नहीं डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन उसका हमारे चार्टर स्कूल में रखा गया, नहीं MPS में रखा गया प्योर डिस्टिल्ड वाटर, और समझो जीसा में रखा गया प्योर डिस्टिल्ड वाटर, ये एकदम सेम टू सेम, ठीक है। चार्टे में नल का भर के लाते जितना मैंने सुने हैं। हाँ, वो खाली होने के बाद वो जो ऐसा स्प्रे, पस पस मारने का, डायरेक्ट पानी आता बीकर में, सब सब धोने का, पूरी नई नई बॉटल लाते, 500 रुपए की एक बॉटल आती है। आंटी जी फाइटिंग फॉर योर स्कूल, अगला प्रिंसिपल बनेगा बेटा ये। देख रहे थे साड़ा मैम, देखो इसको, इसको माना, देखो इसको। हाँ भैया, एलिमेंट जो है, एलिमेंट उनमें एक ही कंपोजिशन होता है, एर्गॉन अकेला हिंटता है, नियॉन अकेला हिंटता है, कुछ कुछ फॉस्फोरस चार पोट्टे साथ साथ में हिंटते हैं, कुछ कुछ तो तीन तीन साथ साथ में हिंटते हैं, ऑक्सीजन तीन तिगड़ी काम बिगड़ी, ओजोन, समझ रहा है क्या? लेकिन कंपाउंड, कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, लेकिन वो जिस संख्या में, इंडिया में जो पानी का सैंपल है उसमें हाइड्रोजन कितना मिला, दो, ऑक्सीजन कितना मिला, एक, बाकी कितना मिला, कुछ नहीं। अमेरिका में जो पानी मिला, हाइड्रोजन कितना मिला, दो, ऑक्सीजन कितना मिला, ये, और बाकी का कुछ नहीं। इंडिया में जो ग्लूकोज मिला उसमें कितना कितना क्या, अमेरिका में जो ग्लूकोज मिला कितना कितना क्या, इंडिया में जो भेल बन रही है, अमेरिका में जो भेल बन रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। सबसे भारी भेल किधर बनती है? अमेरिका। उधर स्वच्छ रहता है, अभी तुकाराम मुंडे है इसलिए इधर अच्छी भेल बनने चालू हो रही है, देखो, घर पे बनाने की। पर घर पे जो तुम खा रहे हो असली मसाले सच सच, वो तो झूठे मसाले सच सच है, ठीक है ना? मसाले भी घर पे बनाने का, पर मसाले बनाने के लिए जो तुम मिर्ची खरीद के ला रहे हो उस पे कलर सड़े वाला है ना, वो भी खुद के खेत में होगा नहीं। पर जो तुम खुद के खेत में उगा रहे हो वो भी हाइब्रिड भी का उग रहा है ना, रियल वैरायटी मिल नहीं रही, बहुत महंगी मिल रही है। निश्चय। अमेरिकन बेल ज्यादा अच्छी रहती है, देखो, हाँ, तो ये इन चीजों को अपन बोलते हैं मिक्सचर। और अगर अपन थोड़ा भी टेक्निकल टर्म्स में बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करें, तो अगर अपन देखें मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, कैसे बना है मैटर, एक जैसे चीजों से बना है क्या, तो प्योर मैटर, अलग अलग चीजों से बना है इम्प्योर मैटर। ये जो लेक्चर्स भेजूंगा मैं उसमें सब आ जाएगा, तुम बस सुनने का और समझने का काम करो, समझ लो बस क्लास को, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड है,
और इधर क्या दिया वाला है बेटा, मिक्सचर। अब एलिमेंट की अगर बात करें तो वापस देखो, हर चीज को क्लासिफाई करने के अनेक तरीके। तुमको मैं बॉयज गर्ल्स में करूँ, या ऑनलाइन ऑफलाइन में करूँ, या स्टेट बोर्ड सीबीएसई में कर दूं, तरीके अनेक हैं। वैसे ही एलिमेंट्स को कोई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कर सकता है। कोई बोल सकता है कि अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चैल्कोजन, हेलोजन, नोबल गैसेस, ऐसा बांट सकता है। कोई बांट सकता है नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कोई बोल सकता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इसमें से हमारी औकात वाले सिलेबस में अगर हम आए तो उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड शोभता है। और कंपाउंड में अगर हमारे सिलेबस में औकात में रह के अगर हम बात करें तो एसिड कौन है और बेस कौन है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन इनके अलावा और भी तो पोटे रहते हैं। एक रहता है न्यूट्रल, एक रहता है एम्फोटेरिक। सॉल्ट नहीं रहता दुनिया के। सॉल्ट केवल एक कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या हो सकता है, कंपाउंड एसिडिक हो सकता है। एसिडिक मुझे बहुत ही एकदम साला बहुत ही गुस्से ले साला, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा हो जाता है। बेसिक और बहुत शांत है बेटा, उसको कितना भी मारो कुछ नहीं बोलता, मार के लो उसको, मस्त गुस्सा एक मार लो उसको। न्यूट्रल, मारो तो भी कुछ नहीं करता, गुस्सा करो तो भी कुछ नहीं करता, शांत रहता है, वैसा जैसा है वैसा है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक के पास में टीचर गई तो टीचर की तारीफ करेंगे, बच्चा गया हाँ बहुत ऐसी टीचर है वो, वैसी टीचर है वो, बोल देंगे उसके बारे में। जो उसके सामने उसके साथ में वैसा व्यवहार करता है, दोगला है दोगला, सबके बारे में अलग अलग बोलता है, ऐसा व्यवहार। तो एसिड, बेस, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड है, और कंपाउंड तो इन चारों में से कोई रहते हैं। तो सॉल्ट दुनिया में एसिडिक सॉल्ट भी रहते हैं, बेसिक सॉल्ट भी रहते हैं। अब जिस सॉल्ट को बोलते ही तुम्हारे दिमाग में सॉल्ट आता है, घर का कॉमन सॉल्ट, आयोडाइज्ड टाटा नमक, आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट जो तुम्हारे दिमाग में आता है, वो न्यूट्रल रहता है। घर पे जो तुम खाते हो वो न्यूट्रल रहता है। पर सॉल्ट मतलब सिर्फ कॉमन सॉल्ट, नमक नहीं, विविध प्रकार के सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, साबन खुद एक सॉल्ट है। साबन खुद एक सॉल्ट है, पर साबन बेसिक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब बेकिंग सोडा है, NaHCO3। बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है और वो एक बेसिक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट भी रहती है, बेसिक सॉल्ट भी रहती है, सारा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये फर्टिलाइजर की दुकान पे वापरते, किसी का है खत पानी, हैंड रेस करो। शिवम ही जगह बस, और कोई नहीं, खत पानी की दुकान। बाप रे, इतने जन बिना खेती के रह रहे। शिवम था तू है क्या मीटिंग में? है। अरे हाँ, अबे सालो उसको पतंजलि की दुकान में उसकी क्या खेती भी है। बरजान दो आपला ये, ध्रुव टोले पकड़ लो। हाँ, वीरेन टोले पकड़ लो। टोले कंपनी, तिकडं ऑन आहे ना, तिकडं ऑन आहे। तो वो जो उनकी दुकान पे मिलती है अमोनियम सल्फेट, NH4 2SO4, ऐसा मिलता है अमोनियम सल्फेट, वो एक एसिडिक सॉल्ट है। और एम्फोटेरिक सॉल्ट भी रहती है, क्या हो, एम्फोटेरिक सॉल्ट भी रहती है। जैसे कि एक आधा एग्जांपल बताओ, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, एम्फोटेरिक है साला। इसके ऊपर एसिड डाला, बेस के जैसा बर्ताव करेंगे, इसके सामने बेस डाला, एसिड के जैसा बर्ताव करेंगे। भाई हमको तो यही नहीं पता कि एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर क्या रहता है, एसिड करता क्या और बेस करता क्या, वो बताऊंगा मैं अभी, बस नाम जान के लो, ऐसा रहता है। और मिक्सचर में हमारे पास में वापस से दो जन आते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब भैया ये पहले तुमने बोला कि कंपोजिशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से आपका मतलब क्या है? होमोजीनियस मतलब जिसमें मिलावट तो है, लेकिन इतनी मस्त मिलावट है कि तुम बता नहीं पाओगे। नींबू शरबत बनाया है, पर शक्कर इतनी मस्त वीर गड़ी है कि तुमने नींबू शरबत का पहला सिप लिया, पहला घूट लिया, उसका स्वाद जैसे आया, बीच में भी वैसे ही आया और लास्ट में भी वैसे ही आया। और दूसरा है तुम्हारे घर का नींबू शरबत, जिसमें पहला घास में तो पानी ही लगता है, दूसरे तीसरे ग्लास में नींबू नींबू लगता है, फिर नींबू में थोड़ा थोड़ा गुड़ गुड़ होना चालू होता है, और लास्ट में भड़कन शक्कर आती है। तो वो हुआ हेट्रोजीनियस। तो नींबू शरबत होमोजीनियस रहता है कि हेट्रोजीनियस? दोनों रह सकता है। थॉरोली मिक्स्ड अगर है, जिसमें कंप्लीटली शुगर डिसॉल्व है, वो होमोजीनियस है। और जो जस्ट रिसेंट फ्रेश बना है और दे दिया तुमको, मेहमानों को दिया ये, और लास्ट में तुम कुछ पूरा नहीं, मम्मी बोलती है एकदम। और मम्मी को तभी बहुत जोर आता है जब घर में और भी बाकी के सदस्य हो। तो जब मम्मी जैसे चाची हो फॉर एग्जाम्पल, या दादी हो, और तुम बोलो मेरे लिए नहीं है क्या, और तुमने ट्रे रख दिया डाइनिंग टेबल पर, तुम पलट के जानबूझ के गुस्से की एक्टिंग करके जा रहे हो, तो मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, रुक, लगेज बना रही। दादी बोलेंगे नहीं देना अभी, मेहमान जाने के बाद तेरे को अभी खाना है ना। मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं, आप सर को बना के दे रहे हैं। और फिर भगोने बिगोने में पानी भी नहीं, शक्कर नींबू वींबू डायरेक्ट बहुत के देंगे लिपि। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस हो गया। तो जिसमें चीजें अच्छे से मिले वाली नहीं। तुम पाव भाजी खाने को गए, पाव भाजी की भाजी, भाजी पे पनीर दिख रहा है और कोथंबीर दिख रही है,
जो कोथंबीर ऊपर ऊपर दिख रही है, क्या वो कोथंबीर अंदर भी है, उस भाजी के बीच में भी और नीचे भी है? नहीं, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। हवा, हवा में ऐसा है क्या कि मैंने हवा को बोला कि अभी नीचे बच्चे बैठने वाले हैं, कि नीचे नीचे ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चल जाए, है ना? ऐसा है क्या? नहीं। अगर मैं इस रूम में इधर की हवा पकड़ लूं, ओए धर ली मैंने, तो इतने हवा में जितना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जितना परसेंटेज रहेगा, रूम में किसी और जगह पे जाके उधर की हवा कैप्चर कर लो, उधर भी परसेंटेज उतना ही निकलेगा। हाँ, अभी रियलिटी में हम क्योंकि एक रूम में बैठे हैं, ट्यूशन चल रही है, तुम ब्रीथिंग कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, फिर भी दरवाजे, वेंटिलेशन ठीक ठाक खुला रखा है, फिर भी देर विल बी अ हायर। अगर मैं नीचे वाली हवा लूं और मैं ऊपर वाली हवा लूं, पंखे के पास की, पंखे वाले पास में कार्बन डाइऑक्साइड उतना रहेगा जितना बाहर की फ्रेश एयर में रहता है, 0.03। और मैं नीचे वाली हवा लूं तो उसमें रहेगा 0.1% तक कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका होगा, 0.1% तक तुम जहाँ बैठे हो। तो अगर सीधा बैठोगे तो तुमको शायद बाकियों से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ठीक। नहीं बस। तू कितना ही सीधा सीधा बैठे तो नीचे रहेगा। देख, तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिलावट ऐसी करो कि सामने को पता ही नहीं चले। जैसे अंबानी जी की दुकान पे तुम चांदी खरीदने जाओ, तांबा मिला के देते, किधर है अंबानी जी? आए थे ना आज। अंबानी जी की दुकान पे तुम चांदी खरीदने जाओ, तांबा मिला के देते, पता भी नहीं चले क्यों। ऐसा मक्खन मिलाते। ऐसा नहीं कि तुम चांदी का कड़ा देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, और किधर तो ऑरेंज से एक डॉट दिखा, हाँ हाँ, पूरी चांदी का लावा बनाते, पूरे तांबे का लावा बनाते, मस्त पैकी गड़ाते, पूरा मिक्स करते हैं, और फिर पूरा बनाते हैं भाई साहब एकदम, और उसको पॉलिश भी ऐसे मस्त देते कि एकदम भाई 40 लगेंगे भाई, किसको भी विश्व है भाई। सोने में एकदम कॉपर ऐसा मिलाते, तांबा ऐसा मिलाते, सोने में किंचित चांदी ऐसे मिला डालते, पता भी नहीं चलेगा। उसको बोलते एलॉय। क्या बोलते? एलॉय। ठीक है, एलॉय, ब्रॉन्ज, और अपना मैग्नीशियम, ड्यूराल्यूमिन, जिससे एरोप्लेन वगैरह बनता है, सोल्डर, सोल्डर पता है ना? गन मेटल, जर्मन सिल्वर, जर्मन का भांडा सुना है क्या? जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं रहता। जर्मन सिल्वर वो रहता जिसको तुम्हारे घर पे जर्मन का भांडा बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी आता है, जीत कभी तो एलॉय, ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर है। नींबू शरबत। और हेट्रोजीनियस में कौन आता है जो अच्छे से मिला ही नहीं? वो नींबू शरबत जिसमें नींबू के बीज तैर रहे, भेल। क्या देखो, अगर तुम निष्पक्ष होके, धृतराष्ट्र की तरह, महाभारत में अंत था ना वो, और अभी मान लो तुम्हारे पास तुम्हारी वो गांधारी नाम की बाई को भी नहीं, जो तुमको बताए कि नहीं नहीं, यहाँ से चमचा गिरदा सका। अब जिनको शेंगदाने पसंद है, या एग्जाम्पल मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, कि जब वो पोहे खाते हैं वो बच्चे, और अगर एक चम्मच में, शुरू के चम्मच में दो शेंगदाने आ गए, तो ऑटोमेटिक एक नीचे गिर जाता है, और एक चम्मच के साथ एक ही शेंगदाना खाया जाता है, ताकि क्रंची क्रंची स्वाद लास्ट तक बरकरार रहे। और अगर लास्ट में पोहे ज्यादा और शेंगदाने कम, रिजर्व कम होते दिखे, तो तुम पहले पोहे ज्यादा खाते हो और फिर लास्ट में शेंगदाने निकालते हो। ठीक है, ये उनको ही पता जिनको शेंगदाने पसंद है। और वो दूसरे प्राणी जिनको शेंगदाने पसंद नहीं है, तुम लोग खाते खाते बाजू में सब डाल डाल के साइड में करते रहते हो, और कजिन बैठा होगा उसको खा रहे हो तो उसके प्लेट में डाल देते होंगे, ताड़ 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 ताड़। ठीक है। अब भेल का एग्जाम्पल लेते हैं, पोहे का एग्जाम्पल लेते हैं, वॉट एवर जिसमें शेंगदाने पड़े हैं, और आंखों पे पट्टी बांध के खानी है दोनों टीम्स को, जिनको शेंगदाना पसंद है और नहीं। और तुम देख नहीं सकते, बस चम्मच डालो और खाओ। अरे यार, ज्यादा शेंगदाने आगे आगे बचेंगे कि नहीं लास्ट तक? फिर 3 बाइट तो बिना शेंगदाने के चाहे, यार क्या हो रहा है, इतना बैड लक चलोगा क्या मेरा? ठीक है, फिर एकदम से मिर्ची आई, 3 मिर्चा ही, एक शेंगदाना है उसके साथ में, मान लो। ठीक है, समझ आ रहा है तुमको? और गुजराती लोग तो शक्कर भी डाल के खाते हैं पोहे में। तुम्हारे भी घर पे होता है पोहे शक्कर? एकदम विषय का भैया, पांडेजीला जेवायचा विचारा फक्त भैया। देखो, खाने के बारे में खाने के बारे में तो मैं भी बहुत बता सकता था, फिर मेरे घर पे क्या बनता, सब्जी रोटी बनती। आओ रे भैया, दिवाली में आओ बर के तुम, मैं मार डालू चल तुमको। देखो भैया, दिवाली में मेरा क्या है, बस मटकी की भाजी, परसन भी नहीं देते उसमें। चलो मैं तो भेल एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि पहली बाइट में तुमने शेंगदा, नींबू शरबत, पहली सिप जैसी, आखिरी सिप वैसी, आंखों पे पट्टी बांध के अगर वैसे ही पोहा खाओ, पहले बाइट में ही दो शेंगदाने, बाद में बीच में शेंगदाने नहीं, और लास्ट में मिर्चा। समझ रहे हो क्या? क्या पहले से लेके लास्ट तक खाने के प्रोसेस में वही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही। वो क्या हो गया, गुड़ हो गया। उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भेड़ हो गया, मंचूरियन हो गया। मंचूरियन में मंचूरियन तो अलग है, ग्रेवी वाला पार्ट सारा शिमला मिर्च विर्च दिख रहा है ना, आंखों से अलग अलग है, दिख रहा है ना? हवा दिख रही है, वो देखो नाइट्रोजन जा रहा, अलग अलग जा रहा, दिख, पूरी हवा हवा मिक्स हो चुकी है, दिख नहीं पाएगा।
ठीक है, हवा का एक सैंपल जैसे ही लोगे उसमें उतना ही परसेंटेज नाइट्रोजन निकलेगा, जो कि दूर किसी ने इंडिया में उतना ही हवा कैप्चर करके लिया है। एलॉय, अब एलॉय में अगर एक प्रकार का एलॉय की बात करें, अगर हम 24 कैरेट गोल्ड की, अगर वो तो एलॉय का कहूँ, अगर हम 18 कैरेट 999 गोल्ड की बात करें, रोज गोल्ड की अगर हम बात करें, रोज गोल्ड की, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मान लो अपन 18 कैरेट स्टैंडर्ड 999 रोज गोल्ड की बात करें, तो फिक्स रहता है उसमें 75% सोना है, 20% कॉपर है, 5% सिल्वर है, फिक्स रहता है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। कोई भी उसमें 20% कॉपर का, 19% कॉपर और 6% सिल्वर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिक्स रहता है पूरा कंपोजिशन। और पूरे वर्ल्ड में इसलिए तो 99 मार्क को ट्रेडमार्क लगता है उस पे कि ये यस ये स्टैंडर्ड मार्क है, ये एकदम स्टैंडर्ड चीज है, चेक करके इसकी शुद्धता चेक करके बेची जा रही है। ऐसा रहता है। अंबानी जी नोज मोर। तो वो वाला किस में आ जाएगा, वो होमोजेनियस एलॉय आ गया। समझ रहा है क्या तुमको? नहीं, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, भैया एमकेएस सिस्टम, वो गोल्ड के लिए भी बना के रखा है। अभी एलॉय सारे बच्चों को ये समझ आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जो सारा का सारा हमारा मैटर बन रखा है, जो हमारा सारा का सारा मैटर बन रखा है, अब मैटर की काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, काउंटिंग करेंगे और फिर सॉरी इसमें जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे मैटर के। अभी मैटर को कैसे काउंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसको कैसे काउंट करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसका मास गिन लेते हैं, है ना, या तो उसका वॉल्यूम गिन लेते हैं, क्योंकि मैटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम गिनते हैं। पर अगर हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक हो जाए और छोटा, अगर हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर अगर हम चले जाए, तो द शियर नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, और अरबों खरबों अरबों खरबों एटम लग जाते हैं किसी चीज को बनाने में। जैसे एक सुई का टोक मात्र बनाने में 3 से 4 करोड़ एटम लगते हैं। एक टोक, सुई का टोक, सेफ्टी पिन का टोक बनाने में सिर्फ। अब इतना बड़ा पेन बनाने में तो सोच भी नहीं सकते इतने लगते हैं। लेकिन किसी को चुलती ने कितने लगते हैं, पता ही करने का भाई कितने लगते हैं। करना चालू किए कुटाने, उन कुटानों में हम फिलहाल नहीं जाएंगे, करना चालू किए उन्होंने कुटाने। क्रेडिट उन कुटानों का जाता है, जिस साइंटिस्ट को जाता है, उनका नाम है एवोगैड्रो। एंड उन्होंने ढूंढ के निकाला कि अगर तुम 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस लो, प्योर सब्सटेंस, तो दो बातें होती है। हमने बोला भाई भाई साहब पहले 1 मोल होता क्या है वो बताओ। जैसे हमको इतना तो समझता है 1 किलो शक्कर लो, पर 1 मोल शक्कर लो, मोल होता क्या है भाई साहब? वो बोला सुनो पहले मैं तुमको मोल क्या होता है वो बताता हूँ। वो बोला कि जैसे डजन जो है, डजन, डजन केवल एक नंबर होता है जो 12 को रिप्रेजेंट करता है, 12 केड़े म्हणजे एक डजन केड़े। वैसे ही मोल एक नंबर है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने पूछा लेकिन जैसे डजन 12 है, वैसे मोल भी कुछ होता है क्या? उसने बोला हाँ मोल है ना, 6022, और उसके बाद में 00000, 00000, 00000, 0000, इतना होता है एक मोल। मतलब सिर्फ जीरो काउंट करो, 5 4 जा 20, मतलब ये 6022 × 10⁻20 हो गया क्या? और अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, पंकज भैया पढ़ा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक्सपोनेंट पावर में मैंने भी बचपन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाए, तो 6.022। अब 3 जन को बिन काम का ठोका ना, 3 बलोचों को मारा ना, तो हम जवाब ला लेंगे ना। अगर तुम 3 बलोचों को मारोगे तो हम 3 पठान को मारेंगे, है कि नहीं? अपन बलोच आर्मीन भैया। 10⁻20 × 10⁻3, 10⁻23, तो नाम पड़ गया 6.022 × 10⁻23, बस एक नंबर है। ये नंबर बड़ा स्पेशल है, एक्सपेरिमेंट्स करके ये नंबर प्रकट हुआ है। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ऐसा ही क्यों। जैसे डजन में, एक डजन में 12 ही क्यों, उसका जस्टिफिकेशन है। भाई साहब क्या जस्टिफिकेशन है बताओ? अरे भाई 12 जो है ना, इट इज अ हाईली हाईली कंपोजिट नंबर। 12, जैसे अगर 10 की बात करें भैया, जिसने भी डजन बनाया उसने 10 केड़े म्हणजे एक डजन क्यों नहीं बोल दिया? अरे भाई क्योंकि कोई 4 केड़े लेने आता था, तो डजन के हिसाब से भाव तय होता था ना, एक डजन केड़े इतक्याला। मतलब अगर अगर एक डजन 10 हो जाता, तो 10 केड़े कितने में आते, 10 केड़े 30 रुपए में आते मान लो, या थोड़ा और ले लो, 10 केड़े कितने में आते, 25 रुपए में आते। का कमाल, अर्धा अर्धा डजन दिया, 5 केड़े 12.5 में, 12 रुपए और मान लो 50 पैसे दे दी। अब कोई बोला मेरे को छह छह दो, 6 6 केड़े दो, घर पे मेहमान आए वाले, अटक रहा ना।
उतरा ना, अभी लगाव युनिटरी मेथड, कांडपिंड करना पड रहा ना. 12 काका एक आमच्या घरी एक पाहुणे आले, एकच केळा द्या. 12 में से एक चंक निकाल के दे सकते हैं क्या? अगर 12 केड़े, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी पकड़ लो, 40 के, एक केड़ा तुम निकाल सकते हैं, 2 तुम निकाल सकते हैं, 3 तुम निकाल सकते हैं, 4 से कंपोजिबल, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है. मोस्ट कंपोजिट नंबर है, हाईली हाईली कंपोजिट नंबर छोटे नंबर्स में, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स में 12 एक ऐसा नंबर है जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से डिवाइड होता है. 5 से नहीं होता, ये एक दुष्परिणाम है. तो और लार्जर बेटर चॉइस क्या होगी फॉर अ डजन? वाओ, किसने बोला? वेरी गुड भैया. चलो, कोई कोई बच्चे हैं जो मेरे साथ चल पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं, सोचने की स्तर है थोड़ा सा समझने का. 60, जिस दिन ऐसे पूरी दुनिया में साइंटिस्ट लोग बैठ के ठहराएंगे कि आज से एक डजन बोले तो 60, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा दुनिया के लिए. ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बस दुनिया की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. अभी वापस आओ. मूल एक ऐसा नंबर है. अब कोणता ऐसा दुकान वाला है जो शेतकरी के पास में जाके, किसान के पास में जाके बोलेगा कि मेरे को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केड़े दो, उतना माल चाहिए अपने को. है क्या ऐसा इतना बड़ा? कोई उठाने वाला है क्या? वो क्या हमजा है क्या, बलूचिस्तान जाके गोले बीड़े कुछ तो रॉकेट विकेट उठा रहा है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं ना. एक हाँ भैया सुनो. तो अब तुम केड़े बीड़े तो लोगे नहीं इसमें कि इतना बड़ा बड़ा सारा चाहिए भाई, इतने अमाउंट में चाहिए, तो तुम नॉर्मली फिर लेंगे क्या? तो एटम्स लेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि एक सुई के टोक पे 3-4 करोड़ रहते हैं, तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया. 3-4 करोड़ क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 तो कुछ भी नहीं, हम 10 की पावर 23 में जा रहे हैं. 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 21 होता है, स्टिल 100 से कम है. तो 100 डालो पहले, वो जो 2 जीरो बच गए ना, 21 तक तुम पहुंचे 7 के टेबल से, और अभी भी 23 जाने को 2 बच गए ना, तो 100 डालना पड़ेगा. 100 करोड़ करोड़ करोड़, और इसको और 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600 करोड़ करोड़ करोड़, ये एक मोल होता है. काका 600 कोटी 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 केड़े पाठवा. ऐसा इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है वो बूम कर. कोई नहीं मांगा था, अंबानी जी भी इतना सोना नहीं मांगा रहे रिसेशन में, है ना, मंदी चल रहा है अभी, मांगा भी नहीं रहे साले. वो मोदी जी माइक पे आके बोल दिया खरीदो मत, धंधा फ्लॉप हो गया डायरेक्ट वो. देखो, कोई बात नहीं, चांदी बिक्री होंगी. बोल रहे नहीं हो, देखो कितना पीआर मीडिया ट्रेंड है, मुंह नहीं खोलने का. बाहर नहीं बताते हम दुनिया की दुकान के राज. देखो, तो हम ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के साथ डील कर रहे हैं जहां पे हमको 600 करोड़ करोड़ करोड़, भीम्या, ये लगभग लगभग एक मोल होता है ये. आणि सबसे भारी वाली बात ये है अभी कि जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड दे दूं H2O, और मैं तुमको बोलूं कि कंपाउंड है. हाँ, अरे हाँ, मैं भाई साहब तुम बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या रहता है. तो ये देखो, ये एलिमेंट्स बता रहा हूँ मैं तुमको. एलिमेंट है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस. एलिमेंट्स एटम के फॉर्म में मिलते हैं. जैसे सोडियम, पोटेशियम एटम के फॉर्म में मिलते हैं. भैया ऐसा कैसा? अरे जब तुम सोडियम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, अकेला बैठा होगा. पोटेशियम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, अकेला बैठा होगा. हाइड्रोजन को देखोगे ना, अकेला नहीं बैठता. हाइड्रोजन एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, जहां एक और एक, दो हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है. एक हो तो एटम, जैसे ही अनेक हो जाए, अनेक तो मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल. इतना समझ आ रहा है क्या? चेक करो, ये बहुत बहुत जरूरी है. भाई साहब 9वीं और 10वीं के कितने सारे बच्चों को तो यही क्लियर नहीं रहता कितने बड़े टाइम तक कि एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में फर्क है. एलिमेंट और कंपाउंड तो भी समझता है, एटम और मॉलिक्यूल में बहुत कंफ्यूजन होता है. अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वो भी 2 जन ही बैठते. फॉस्फोरस की बात करें, अरे वो तो मुक्कर भाई साहब, वो तो 4-4 जन बैठे. तो जरूरी क्या 2-2 जन ही बैठे? नहीं, 4 भी बैठते, 8-8 भी पोट्टे बैठते, 8-8 सल्फर, 8 जन बैठते एक साथ में. चला मंडळी, काय आणलं उघडा, हा तुमच्या दशम्या आहे का, चटण्या चटण्या घ्या, चल भाकर घ्या, चल लोणचं घे.
एकदम पिकनिक चालू हो जाती है उसकी। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे मान लो पानी, तुम बोलते जाओ थोड़े। नमक, ये तो बहुत डेंजर हो जाएगा भाई। HCl नको, NaCl लिया ना एक। हाँ चलो, अब वो अरे बहुत बड़ा हो गया यार वो। हाँ चल ठीक है, 1 मिनट। HCl, ग्लूकोज भी, अरे बाप, C6H12O6, समझाने के लिए एक तो लेना ही पड़ेगा ना। और ये ले लो, BaSO4 ले लो। हाँ नहीं नहीं, ये बहुत मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ। CH3COOH, हाँ। चलो अभी देखो। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, वो जितने कंपाउंड रहता है उनके मॉलिक्यूल ही रहते हैं। हाँ भैया, ऐसा कैसे क्या? भैया एलिमेंट का जब एटम और मॉलिक्यूल दोनों है तो कंपाउंड क्यों नहीं? अबे लाडली, एटम मतलब अकेला रहता है। तेरे को एक तो भी ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जिसमें कोई अकेला बैठा है? भाई अपन सेम सेम रहा तो। अरे लाडले, अगर वो सेम सेम रहा ना तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, फास्फोरस एलिमेंट का मॉलिक्यूल। मोटे मोटे गार के लिए गम्मत वाली। चल इधर आ क्या। ये अरे भाई, उड़े। देवा देवा देवा। अरे तांबरे तांबरे तांबरे। क्या से नहीं सुन। हमसे कुछ लगा। हाँ बैठता ना हूँ। उसको बचते दिख रहा है क्या वॉइस तुमको? चलो, अय 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 सुनो सुनो। पुढे सर तू, आणि माझ्याकडे सर तिकडे टिकून बसतो त्याला, तेले बरोबर सगळ्यांना दिसत, हाँ देखो। तो एटम मतलब सिंगल जन होते बेटा, सिंगल। और जैसे ही तुम दो जन हो गए मॉलिक्यूल। भैया पर इसमें और इसमें फर्क है ना, ऐसा क्या फर्क है? भैया इसमें ऑक्सीजन एक आ रहा और दो हाइड्रोजन आ रहे। तो इसमें भैया ये वाली ड्राइंग जब आप निकाल रहे हो ना, ये वाली, इसमें आप दो दो कलर यूज कर रहे हो, ब्लू वाला और रेड वाला। आप दो अलग अलग एटम दिखा रहे हो। लेकिन भाई इसमें देखो, ब्लैक इच कलर यूज कर रहा है, इसमें रेड इच कलर यूज कर रहा है, इसमें ब्लू इच कर रहा है, इसमें ब्लैक इच कर रहा है। तो फिर मॉलिक्यूल में कुछ फर्क है क्या? यस। देखो, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, या अपन बोलते हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल। होमोजीनियस मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने वाले हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हुए हैं। और हेट्रोजीनियस का भावना पूछ ली। अब देखो, मैंने ऑक्सीजन के लिए नीला यूज किया ना, और हाइड्रोजन के लिए लाल, तो अब मेरे को नीचे भी अलग यूज करना पड़ेगा। तो मैं सोडियम के लिए यूज करता हूँ, एक ही एन है ना सोडियम, और एक ही क्लोरीन है ना, उसके लिए ये। तुम बोले रेड रेड कैसा कर रहा है? अरे मैंने वो इसका अलग बताया भाई। ये देख ले, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्लोरीन है। समझ रहा? फर्क समझ आ रहा ना? देखो इधर अगला, HCl, एच के लिए क्या यूज करा है मैंने? नहीं नहीं, लाल लाल, लाल टिप का। आणि क्लोरीन के लिए ये ले भाया, जय माता दी। कार्बन के लिए C6, सी कितने कार्बन? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने भाई? 12। और बापा ने ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या यूज किया? ब्लू, ब्लू व्हाइट सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भैया आप जो बना रहे रियल में ऐसा रहता क्या? नहीं। फिर कैसा रहता? क्लास 11th में एक चैप्टर आता है जो 3 महीने चलता है, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उसमें तुमको सिखाया जाता है, जैसे जो बच्चे मुझसे केमिकल रिएक्शंस चैप्टर पढ़े हैं, उनको स्कूल में बड़ा आसान जाता होगा, तोड़ना बोड़ना जोड़ना बनाना, समझ बहुत आता है। बाकी बच्चों को तुम अगर देखते होंगे, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स को जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस तरीके से आयंस के मदद से, उनको रटना पड़ता होगा, बहुत सारे रिएक्शन रटने पड़ते होंगे। तुम्हारे लिए वो शायद काम बहुत ज्यादा बच जाता होगा। अच्छे स्कूल्स में जीसा वगैरह में तोड़ के बताते भी होंगे, Na+Cl- तोड़ना है, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, और प्रैक्टिस भी कराते होंगे। ठीक है, इधर देखो, ईश्वरी बहुत खुश हो रही है। इधर देखो, इधर देखो, संजय भुतड़ा उधर मुंबई में बैठ के बोल रहा, मोटे मोटे कार के लिए कम मत मत। 4 टाइम था ना, हो जाता है। तो ये 6 ऑक्सीजन और 6 कार्बन तुमने लगाए, अब तुमको 12 हाइड्रोजन लगाने हैं। और चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लग गए भैया। ये एक ऐसा ग्लूकोज का बना है। हाँ
ग्लूकोज स्ट्रक्चर। अभी ऐसे दंडे दंडे आएगा। जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे हाथ। हाँ, ये वाला तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर आ गया। नहीं तो ये वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला आएगा। और ये रियल है। ये वाला रियल। अन भैया ने वो एटम में कैसे दिखता है, एटम्स में दिखाओ, एटम्स में कैसे दिखता है। रियल में तो ऐसा ढोल मटोल दिखता। दिखता ऐसा फुगेल दिखता, देखो ये। थोड़ा उसको ऐसा थोड़ा दूर दूर स्पेसिंग अगर बड़ा बड़ा एक क्योंकि एटम और एटम ऐसे स्माइली के बॉल के जैसे चिपक के हटे ना, गोले 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 गोले। पर उनमें अगर तुमने मैच स्टिक्स जैसा अगर उनको जोड़ा, थोड़ा दूर दूर किया समझने के लिए, ऐसा दिखता है। फिर देखो, हेक्सागोन दिख रहा है क्या तुमको, हेक्सागोन? जिधर मेरा माउस है, एक दो, ऑनलाइन तुमको मेरा माउस दिखता है क्या बेबी? हाँ हाँ दिखता है ना। एक, हाँ। दो, तीन, चार, पांच और एक लाल चीज दिख रहा। हेक्सागोन की रिंग है, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ रहती है। तो भाई ये हमको कभी सिखाएंगे। अब इसको अलग अलग लिखने के तरीके हैं। जब 2D में लिखते हैं, 2D में तो बीच वाला तरीका है। जब 3D में लिखने का रहता है तो ऐसा बाजू का 3D स्ट्रक्चर वगैरह निकालते हैं, इनशियोमर्स वगैरह बने। तो आइसोमेरिज्म नाम का एक चैप्टर आता है, उसमें ये सारा सिखाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर आता है, उसमें सिखाते हैं। अब CH3COH देखो, तो कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है ना। और हाइड्रोजन कितने हैं? पहले CH3, ये काला कार्बन देखो, CH3 ऐसा रहता है। ये मेरे को आता है भाई, इसका स्ट्रक्चर मेरे को मालूम रटा पड़ा है मेरे को। और दो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर बैठता है, एक ऑक्सीजन इधर साइड में बैठता है। और H जो है, H वो इस वाले ऑक्सीजन को चिपका रहता है। और इसको एकदम पास में ला लो। सॉरी यार, मैंने वो बीच में गैप बना दिया, इसको ऐसे प्यार में लाओ। ठीक है, होगा वो। समझा कि तुम? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है। लेकिन नमन भाव थोड़े, इन मॉलिक्यूलों में और इन मॉलिक्यूलों में क्या फर्क था? ये एक रंगी रंगोली थी, ये बहुरंगी रंगोली। बहुत सारे रंग रंग हो रहे हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स यूज हो रहे हैं इन सबको बनाने में। तो ये सबका नाम क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। क्या तुम्हारा सारे बच्चों को तुमको क्लियर हो रहा है क्या बच्चों कि एटम क्या रहता है और मॉलिक्यूल क्या रहता है? एवरीवन क्लियर हो रहा है क्या, हर एक बच्चे को? अब ये ध्यान से सुनो, मूल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक मोल की कीमत लगभग लगभग होती 600 करोड़ करोड़ करोड़। रियल में अगर अपन बोले तो 602,2 करोड़ करोड़ 6.022। तो लगभग 602 करोड़, और थोड़ा प्रिसाइज अगर हम बोले तो। अरे इधर किधर आ गए भाई? हाँ। हाँ, अभी एक मोल की बात चल रही भाई साहब। तो एक मोल के बारे में ये अवोगाड्रो राव का काका बवाल करन भैया, कैसी बातें ढूंढ के निकल आई। ये ऐसी ऐसी बातें ढूंढ के निकाला कि मोटे मोटे कार के लिए गम्मत मरी। मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है पता नहीं। चलो देखो, तो 1 मोल में एग्जैक्टली आता क्या है? भीम्या, तूने अगर 1 मोल बकरिया लाई, तो उसमें कितनी बकरियां आएंगी? 6.022 × 10⁻23 बकरियां आएंगी। ईद मुबारक। अगर तूने 1 मोल बियर बॉटल लाई, मतलब उसमें 6.022 × 10⁻23 बियर बॉटल आएंगी। बी में। अगर तूने 2 मोल हापुस आंबे लाए, 2 मोल हापुस आंबे, तो उसमें 2 × 6.022 × 10⁻23 ह उ स आंबे। हरी भक्त पारेंगे। पप्पू ददू याद है ताते मेरे को? परम पूज्य हरि भक्त पारेंगे। अल्फोंसो में, हाँ वो कटरीना कैफ की एड। इधर क्या है? स्लाइस की बोतल खाली थी डायरेक्ट। इधर देखो, बीमिया, समझो तूने 4 मोल सोयाबीन कंटक की मंगाई, 4 मोल। हाँ, बीमे बोल रहा अब आए ना भाई आप विषय पे। 4 मोल, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23। 4 मोल मतलब बस 4 से मल्टीप्लाई कर। तो उतने सारे सोयाबीन कंटक क्या आएंगे तेरे पास में? समझ रख तेरे को? देखो, अब अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो अगर तुम किसी चीज का 1 मोल ऑर्डर करते हो, प्लीज ध्यान से सुनना। इफ यू ऑर्डर 1 मोल पानी, तो तुम्हारे पास पानी के क्या आएंगे? दाने आएंगे, दाने। पानी, इज इट एलिमेंट और इज इट कंपाउंड?
पानी इज अ कंपाउंड, एंड कंपाउंड के दानों को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर दाना ऑफ कंपाउंड, या ब्रैकेट में अगर लिखो तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स आर दाना, पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट ऑपरेटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के दाने को मॉलिक्यूल कहते हैं, और एलिमेंट के सबसे छोटे दाने को एटम कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट एटॉमिक रूप में अकेले मिलने से इनकार करते थे, वो बोलते हम नहीं अकेले मिलेंगे, हमको सेफ नहीं लगता, हमारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम हमेशा हमारे जैसे वालों के साथ में घूमते रहेंगे। बात समझ आ रहा है क्या? एलिमेंट्स एटम और मॉलिक्यूल दोनों में मिलते हैं भानगढ़, कंपाउंड केवल मॉलिक्यूल में मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पानी की, पानी है एक कंपाउंड, कंपाउंड मिलते हैं मॉलिक्यूल में। तो अगर हमने 1 मोल पानी ऑर्डर करा, तो हमको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे। यानी कि हमको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O, कितने सारे H2O, इतने सारे H2O, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O हमको मिल जाएंगे। भैया ये अपन, भैया एक H2O कितना छोटा रहता है, वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता होगा। तो अगर हमने इतने सारे करोड़ों 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 6 करोड़ 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 इतने सारे H2O अगर हमने गुणा कर भी लिए तो कितना होता है? वो होता है 18 ग्राम पानी। पर भैया पानी तो लिक्विड है, उसका तो वॉल्यूम, अरे तो मैटर है ना, मैटर का मास गिनते हैं ना। 18 ग्राम पानी, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक घर पे जाके वो जो होटल का पार्सल मंगाते हो मंचूरियन, तो व्हाइट व्हाइट डब्बा आता है ना, वो खाली डब्बा तराजू पे रखो, उसका वजन नहीं रहता, या होगा तो लिख लेना कितना है। वो बलून वाली एक्टिविटी, एयर एज मास। पहले चिपकेल फुगा रखो 3.5 ग्राम, फिर फुगेल फुगा रखो 4.5 ग्राम, तो हवा का कितनी, हवा का मास कितना आ गया? 1 ग्राम। 3.5 का 4.5 हो गया बोले तो ऐसे ही ये डब्बे का मास रखना 3 ग्राम, और फिर इसमें डालना पानी जब तक कांटे पे कितना हो जाए, 21 ग्राम, ताकि पानी कितना हो जाए, 18 ग्राम। और लई मोठ्या गाड्या आहे, मोठ्या मोठ्या गाड्या केल्या गंमर मध्ये। मोदी जी, एक, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मोदी जी ग्राउंड का गेट खोल दो और लाइट लगा दो, कुछ गाड़ियां अंदर डाल देंगे बच्चे। और जिनकी ग्राउंड के सामने पहले वो लोग जाओ, जिनकी भी गाड़ी है वो सारे बच्चे जाओ। तब तक हम मोटे मोटे कार खेलेगा मत मत 2 मिनट का 3 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है। तुम अगर वॉशरूम जाके आना चाहते हो वॉशरूम जाके आ जाओ, पानी पी के आना है पानी पी के आ जाओ। तुम अगर बबीता जी देख के आना चाहते हो तो बबीता जी देख के आ जाओ। 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक। दिस ब्रेक इज ब्रॉट टू यू बाय समय रैन। इधर देखो ध्यान से, पेपर में मावशी, मावशीची बाई, पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बेसिक मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स कंपलसरी रहेगा सबके लिए, और मैथ्स और बायोलॉजी में चॉइस रहेगी, दिस और दैट। इतना डन। फिजिक्स में सिलेबस रहेगा यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, ऑफ कोर्स बेसिक मैथ जिसमें तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप, हाँ फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरर्स, और मोशन इन 1D। मतलब अगर 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बोलूँ तो वास्तु जल्दी, और 10वीं भी बहुत जन पढ़े तो वास्तु, और उसके बाद में मोशन इन 2D। 2D पे से हम जज करेंगे कि एसआरजी में किसको लेना। एसआरजी के बच्चों का ये वाला स्कोर तो रहेगा ही अच्छा, और जेई एसआरजी वाले बच्चों का ये रहना चाहिए अच्छा। मतलब तुम पढ़ रहे हो तो नहीं शिकोगा, सीखा ना टेलीग्राम, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो तुमको आएगा 9th और 10th का एनसीईआरटी लेवल केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर अगर मैं बता दूं तो 9th का जो पुराना सिलेबस है, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर इन आर सराउंडिंग, फिर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, प्योर इम्प्योर कोलॉइड सस्पेंशन, थोड़ा 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 था शांत, मोल कॉन्सेप्ट जो कि पढ़ा रहा हूँ अभी, और जो बहुत बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सुम रहने का और क्या, आवाज नहीं करने का, केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th का, और एसिड बेस सॉल्ट। और मेटल नॉन मेटल में आगे नहीं गए हम लोग, सिर्फ बेसिक मेटलर्जी जितना पढ़ा के रखा है, बेसिक रोस्टिंग कैल्सिनेशन एक बार ओरली बताया था ना,
हवा किस में देते, हवा किस में नहीं देते। जैसे कैल्सिनेशन में हवा नहीं देते, रोस्टिंग करते टाइम हवा देते। ठीक है। अब मान लो ओमकार विरुटे को अपन बहुत ही रोस्ट करे और रोना चालू हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, रडू नको बाळा, 2 मिनिटं जा बाल्कनीत, पाणी पी, श्वास घेऊ, ये हवा नहीं घेऊ है, घेतो दूर एकदा। तो चले जाए। तो ऐसा, तो ये वाला केमिस्ट्री का सिलेबस है। एलिमेंट्री मैथ्स में क्या आएगा, जितना भी नाइन्थ एसएससी वाले क्लास में सपना मैम पढ़ाते हैं, तो जैसे नाइन्थ के चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, एक चीज। फिर आएगा शांत रहना, फिर आएगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये फिर आएगा लीनियर इक्वेशन इन ऑफ कोर्स वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना तो मैंने नाइन्थ में भी पढ़ाया था, बेसिक मैथ फिजिक्स के वास्तु के पहले पढ़ाया था ना, तभी तो वास्तु के क्वेश्चन अपन समर में कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक ट्रिगो, एकदम बेसिक। हाँ, तो ये एलिमेंट्री मैथ, तो मतलब तुम पकड़ लो ये इसका अपना 10th वाला ट्रिगो, जो वर्कशीट डाली थी ना मैंने, मॉर्निंग क्लास से लूंगा मैं कल डिस्कशन, थोड़ा बेसिक मैथ्स वाला मैथ्स ऐसा। ये एक हो गया, 1 मिनट। और अब तुम्हारे सामने दो बड़ी चॉइसेस बचती, मैथ्स और बायो। बायो में क्या आएगा, बायो में भी सेक्शन दो अलग रहेंगे, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसे ही पेपर आएगा। नाइन्थ ऐसी आईसीएससी, नाइन्थ वाले बच्चों को नाइन्थ आईसीएससी का बायो आएगा, 10th वाले बच्चों को 10th आईसीएससी का बायो आएगा। इज दैट क्लियर, समझ लें। मैथ्स में बता देता हूँ कि मैथ्स में सबसे पहले तो आएगा जो सपना मैम 11th एचएससी पढ़ा रहे हैं, वो सारा आने वाला है। फिर मैंने 10वीं के बच्चों को समर में 3 चैप्टर्स पढ़ाए थे, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक, और एक नंबर सिस्टम, 3 चैप्टर तो वो, और हैवी लेवल पे पढ़ाए थे, अच्छे लेवल पे पढ़ा दिए थे, भरपूर डिस्कशन वगैरह चीजें उस पर पड़ी हुई है। तो वो आएगा नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। कौन सा, जो 10th स्टैंडर्ड को समर में पढ़ाया था वो भैया। फिर नाइन्थ वाले बच्चों ने क्या करने का, सिलेक्ट नहीं होने का। ठीक, देख, इसमें से अगर तुमको नीट एसआरजी में आने का है ना, नीट एसआरजी में, तो तुम्हारा देखा जाएगा। हाँ वही क्या, एसआरजी थोड़ा है यार, मतलब तुम बुरा मत मानना, वैसे भी 10वीं को मैंने जनवरी में मैं बहुत डांटता था, अभी तुम 10वीं में आ गए तो मैंने तुमको गालियां देने बस बंद करे। पर तुम मान लेना कि नीट एसआरजी में सिलेक्शन के लिए तुम्हारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एलिमेंट्री मैथ्स में और बायो में, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क रहने चाहिए। जैसे 20 क्वेश्चन आए फिजिक्स के, मान लो 20 का 40 टक्का 8, 20 में से 8 क्वेश्चन फिजिक्स के बरोबर रहने चाहिए। तो फिर तुम, अगर तुमको मोशन इन 2D नहीं आता तो काय को 2 क्वेश्चन के नाद में इतना सारा यूट्यूब का सड़ छोड़ दो, 18 क्वेश्चन की तैयारी करो। तुमको अगर मोशन इन एरर्स नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, जो कि इंटीग्रेशन बहुत ईजी भाई साहब, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाकई में बहुत ईजी है। अ, तो फिर भी अगर तुम वेक्टर नहीं आता, छोड़ दो, जितना आ रहा है 15 मार्क की तैयारी करो, 12 मार्क की तैयारी करो, उतना चला लो। तो मिनिमम एक अराउंड 40% इंडिविजुअली सब इसमें चाहिए, और एग्रीगेट पूरे पेपर में 50% मार्क तो भी आने चाहिए, जो पेपर हम बना के दे रहे हैं। ओवरऑल अगर 100 मार्क का पेपर बन रहा है, अगर 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, तो भी सर्टेनली एक्सपेक्ट क्या आना चाहिए। 20 मार्क इसके, 20 मार्क इसके, 20 मार्क इसके पकड़ लो, और 20 मार्क, 40 मार्क इसके और 40 मार्क इसके पकड़ लो। हाँ, पकड़ लो, यस। क्या, नहीं नहीं, कर देंगे भाई, सेम क्वेश्चन नंबर भी सेम करते होंगे। समझ लगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। भैया। क्या, और एक तो, 1 मिनट, नीट एसआरजी हुआ, 1 मिनट रुको दीदी। जेई एसआरजी के लिए हम लोग देखेंगे पीसी, एलिमेंट्री मैथ्स और एडवांस्ड मैथ्स ऑफ कोर्स। और इनके अलावा कुछ बच्चा अगर बच जाए तो वो इंडिविजुअल क्लेम हमारे मेरे पास लेके आ सकते हैं कि भैया मैं दोनों में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नहीं मेरा नाम, पर मुझे लगता है आप दो भैया, एक चांस तो दो, कुछ तो करो, देखेंगे फिर कुछ। हाँ सर। और फिर इसके बाद में हम तुमको देखो, 9th और 10th हमने तुम्हारी पूरी बैच मिक्स कर डाली है ना, तो एक सबसे टॉप जो बन रही है वो बन रही है एसआरजी, जेई की अलग एसआरजी, नीट की अलग एसआरजी। सेकंड पायदान पे जो बन रही है, मान लो कुछ तो नाम दे देंगे, लेवल अगर चाहिए तुमको, अल्लाह ताला बैच, चैंपियंस बैच, स्टार बैच, कुछ भी रख लो नाम। तो वो रहेगा फाउंडेशन, जो मॉडरेट बच्चे हैं, तो जिसमें मान लो तुम्हारी सीईटी लेवल का बहुत सारा सिलेबस, इनफैक्ट फिजिक्स के, तुम्हारे टैलेंट टेक्स, एनसैट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। और इसके साथ में सीए फाउंडेशन, सीएफए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, ये सारी होगी। और फिर तीसरी है भाई साहब ठड़क बैच, ढोकड़ा बैच, डॉट बैच।
तो उसमें प्योरली टारगेट रहेगा बोर्ड्स के परसेंटेज लाने पे, स्कूल के मार्क लाने पे सिर्फ प्योरली टारगेट रहेगा। मे भी फाउंडेशन की भी हम दो टुकड़े कर दें, फाउंडेशन ए थोड़ा फास्ट बच्चे जो पढ़ते हैं और फाउंडेशन बी। एसआरजी में कम ही रहेंगे भाई, हमको एसआरजी में उन बच्चों को रखना है जो टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक लाके बताए 2 साल बाद, उनको ही रखना है। ठीक है, और वो हमको दिख जाएगा। अभी आज 7 तारीख है, 7/7 हमारे पास 8, 9, 10, 11, रविवार का दिन पकड़ लो 12, रविवार को शाम में रखता हूँ पेपर। ठीक है, रविवार को रख देता हूँ शाम में, अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा, मंडे को और टेंशन रहता है इतना गर्दी का। ठीक है, संडे इवनिंग में 9, 10 का पेपर शाम में लगाऊंगा। डन। और पेपर रहेगा तुम्हारा 2 घंटे का पेपर, सिर्फ ओनली 2 आवर्स, 2 घंटे। 100 क्वेश्चंस में 120 मिनट 100 क्वेश्चन में जज करने हैं। और बोल के रख रहा हूँ, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। केवल ये 2 सेक्शन एकदम घुसड़ घुसड़ के, जो आकांक्षा मैम ने समर में बायो पढ़ाया था, और जो ये पढ़ाया था मैथ्स, मैंने जो मैथ्स पढ़ाया था प्लस सपना मैम जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो वाला घिसड़ घिसड़ के आएगा। बुक में भैया से तो सेम नेगेटिव क्वेश्चन आएगा, मार्किंग देख कॉन्सेप्ट लीजिए। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं और जितना पढ़ाया गया है वही कॉन्सेप्ट आएंगे। नेगेटिव मार्किंग। नहीं, दोनों सॉल्व कर ही नहीं सकते तुम, तुमको एक क्लियर चॉइस रखनी, दोनों तुम बायो और एडवांस्ड मैथ सॉल्व नहीं करने। अगर तुमको दोनों करना ही है ना, तो औकात में एलिमेंट्री मैथ करो ना, चुपचाप बायो कर डालो, फिर देख लेंगे हम क्या है तुम्हारा क्या नहीं। समझ गया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास चालू है। भैया भैया नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्यों? ऑफ कोर्स। भैया भैया वो आप इकोनॉमिक्स का भी क्लास बोले थे ना। यस, तो दादा तुमचा कल वो भैया का फर्स्ट सुबह मॉर्निंग में 11 बजे क्लास है, देवेश भैया का। यशु दीदी अभी उनकी दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा ऑक्यूपाइड है। तो ये जो भैया भैया है सुबह ये 11 बजे। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुमको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर ज्यादा करके इकोनॉमिक्स। और तुम्हारा जो 9th के बच्चों का हफ्ते में 2 घंटा अलग लेंगे, ये कभी मॉर्निंग वगैरह में ऐसा अलग। तो तुम्हारा 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और 10th के बच्चों का अलग लेंगे 2 घंटा, 1 घंटा 1 घंटा, ऐसे 2 दिन मॉर्निंग में। और 10th की जो न्यू एनसीईआरटी वो पढ़ेंगे। कल वो भैया के साथ मेरा टेक्निकल डिस्कशन है, फाइनलाइज हो गया है कि वही पढ़ा रहे हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा सर। 9, 10th सिलेबस। और पेपर संडे को कहते रहो, 12 जुलाई संडे पेपर। हाँ बोलो। फाइनल एसआरजी सिलेक्शन 40% in इंडी, about 40%, about 40% in each subject individually and aggregate, मतलब ओवरऑल तुम्हारा स्कोर समझते हैं तुम बच्चों को ये। एंड एंड 60% कर देता हूँ, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट पेपर है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर। सो MCQ 120 मिनट्स। नाही ना, आलो मी शांत राहा. आवाज येतोय का माझा? आवाज येतोय का माझा? हाँ दिख भैया। दिख तो नहीं रहा, ठीक है मेरा भैया वो फोन मैथ्स का सिलेबस और एक बार बताओ ना। देख. वो 10th का कौन से टॉपिक थे? 1 मिनिट रुको, शांत रहो. 10th स्टैंडर्ड के कौन से टॉपिक थे? इस म्हणजे एलिमेंट्री मैथ्स में कि एडवांस्ड मैथ में? नहीं वो मैथ्स में वो बायोलॉजी का ऊपर वाला। वो वाले मैथ में एक फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, बोले तो रैशनलाइजेशन और P/Q, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, HCF LCM। फिर दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है पॉलिनोमियल। समर में मैंने पढ़ा के रखा है 10वीं को, 10th 2027 नाम से प्लेलिस्ट है, उसका मई महीना उठा लेना, ठीक है? भैया हाँ, भैया अभी अभी क्या, कौन सी केमिस्ट्री? 9th 2027। ये मेरे क्लास में आता है, ए भाऊ राजपूत, हाँ, खुशबू टोळे, अरे टेसा, इकडे पाहिजे.
इफ यू ऑर्डर 1 मोल पानी, तो भी मैं तेरे घर पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी आएंगे। अब भैया एक मॉलिक्यूल, जो मैं बोल रहा था कि एक मॉलिक्यूल, तो आपने इधर इतना जूम करके बताया, लेकिन रियलिटी में तो पानी का एक मॉलिक्यूल मतलब सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन और 2 एटम हाइड्रोजन, एटम 3 एटम बस मिलके। एक एटम इतना छोटा, तो 3 एटम कौन सी बड़ी चीज करने वाले। तो 3 एटम मिलके जो एक मॉलिक्यूल बन रहा है भाई साहब, वो एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा। और ठीक है, हम उसके इतने सारे मॉलिक्यूल ला रहे हैं, पर फिर भी कितना होता होगा, 18 ग्राम। मतलब एक कटोरी में जितना पानी तुम भर सकते हो, लगभग 18 ग्राम में जज करता हूँ, उतना ही पानी रहता होगा। पानी की डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी ऑलमोस्ट 1 किलो का पानी रहता है। तो 1 लीटर की बिस्लरी बॉटल है, निंजा तलवार लेके उसके 10 इक्वल टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा कटोरी जितना ही पानी बचने वाला है, वो हो गया 100 ग्राम। और वाह, उसमें सिर्फ एक चम्मच उठाओ बस, एक चम्मच या 2 चम्मच में जितना पानी आ जा रहा है वो 18 ग्राम। बाबू, इतना हल्का रहता 18 ग्राम। हाँ, दो 2 चम्मच दाल चावल खाते हो ना, वो चम्मच, उसमें एक चम्मच पानी लो, बाजू में डालो, दूसरा चम्मच पानी लो, हाथ में डालो, इतना हो गया 18 ग्राम। इतने पानी में तुम्हारे पानी के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स है। क्या सब बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है? यस, एवरीवन क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट हमको एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज समझाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज। इस पे एक स्पेशल वीडियो तुमको कल मिल जाएगा, तो उसमें मैं ही हूँ और मैंने ही बहुत एग्जाम्पल समझाए हैं। पर अभी सुनो, कोणत्याही गोष्टी जर जर 1 मोल घेतला ना, तर त्याच्यात संख्या किती येते, संख्या नंबर्स में अगर पूछा ना, तो संख्या कितनी आती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तत्व, पार्टिकल्स आते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल गाय म्हशी म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गाय म्हशी। 1 मोल रॅपर म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रॅपर। 1 मोल आइस क्यूब मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइस क्यूब। और अगर हम बात करते हैं मास की, भार की, कि भार कितना आता है, तो अगर हम मास भार बात कर रहे हैं प्युअर सबस्टन्सेस की, म्हणजे एलिमेंट की या कंपाऊंड की, तो कोणत्या वस्तूच्या 1 मोल मध्ये त्या वस्तूचा मोलार मास अथवा ॲटॉमिक मास ग्राम मध्ये जर का लिहिला तितका येतो। मैं कुछ समझाइश नहीं भैया, देखो आराम से बताता हूँ, इधर ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल बताता हूँ एटॉमिक मास का। ध्यान देना, समझ जाएगा। इधर जो रेड कलर में समझा रहा हूँ, ध्यान दिया तो समझ जाएगा। एक है सोडियम। सोडियम अकेला मिलता है कि झुंड में आता है? सोडियम अकेला मिलता है कि झुंड में आता है? अकेला मिलता है ना। चला तो सोडियम के जब आएंगे तो कौन आएंगे? सोडियम के मॉलिक्यूल आएंगे कि एटम आएंगे? हाँ, सोडियम के एटम आएंगे। कितने आएंगे? वो हमने बोला है ना, 1 मोल हमने मंगाया ना, तो 1 मोल सोडियम के एटम आएंगे। जब वो हमारे घर पे आ जाएंगे ना, तो अगर किसी ने पूछा कि कितने सोडियम के एटम आ गए, तो बताना कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के एटम आ गए, एटम्स ऑफ सोडियम आ गए। और किसी ने पूछा कि कितने ग्राम आ गए, तो सोडियम एटम में आता है कि मॉलिक्यूल में आता है? मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है, एटम का एटॉमिक मास होता है। सोडियम एक अकेला आता है कि 2 दिन के तिगड़ी में कॉम्बिनेशन में कुछ आता है? अकेला आता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? मास लर्न है सोडियम का 23। भैया हमको तो यही नहीं पता कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो जरा सा आगे जाके तुरंत पीछे आता हूँ। देखो बच्चों, सबको इतना तो पता है कि एटम में बीच में एक न्यूक्लियस बैठा रहता है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं, और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनका वजन झटाक भर भी नहीं है, छोड़ दे। इनके सामने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हत्ती से हत्ती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस सच्ची में बताओ ना कितना है। अगर रेफरेंस के लिए बोलूं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेंगदाने की जितना होता है ना, 1 ग्राम, एक शेंगदाने की जितना, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 1800 ग्राम, 1800 शेंगदाने जितना होता है। 1800 शेंगदाने, 1.8 किलो। 1 किलो शेंगदाना उठाया पीछे में, अड़द दुकानों, अड़द दुकानों, अड़द दुकानों, उठाया 1 किलो शेंगदाना हाथ में। अभी उसको 1.5 किलो कर दो, और 1.5 किलो से भी ऊपर, वो होता है एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का मास 1837 ग्राम लगभग लगभग। न्यूट्रॉन का 1838, प्रोटॉन का 1837। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इलेक्ट्रॉन का मास किधर भी है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने? जैसे अगर अपन बात करें, चलो सोडियम की ही बात करते हैं, सोडियम की। सोडियम में बच्चों 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होते हैं, और किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों?
जितने प्रोटॉन होते हैं। वेरी गुड यार। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 ग्राम का है तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 ग्राम के हैं। और इसको तुम राउंड ऑफ करके 2000 पकड़ लो। 2000 ग्राम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का है। हमारे पास 11 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन 2000 ग्राम का है। दो प्रोटॉन 4000 ग्राम के। तीन प्रोटॉन 6000 ग्राम के। 11 प्रोटॉन 22,000 ग्राम के। और 12 न्यूट्रॉन 12 इंटू 2000 24,000 ग्राम के। ऐड करो। मम्मी ने पूछा शॉपिंग मॉल में गए थे बेटा? हाँ मम्मी जी गया था। कितने खर्च हुए? मम्मी जी 46,011 रुपीज। नहीं क्या 46,000 रुपीज खर्च हुए। राउंड ऑफ करके बोलो ना। इलेक्ट्रॉन मायना करता है क्या? जब बाकी की संख्या हजारों में चली जाती है तो इलेक्ट्रॉन मायना करता है क्या? नहीं। तो भैया एटॉमिक मास का मतलब आप बताने वाले थे। हाँ बेटा, एटॉमिक मास मतलब किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है केवल उतना ऐड कर दो। हमने उसको माना है 1 AMU। सच्ची में प्रोटॉन का मास कितना रहता है? लिखा के दिया था ना, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। लिखा के दिया था ना तुमको? अरे भाई क्लास में नहीं रहते यार बच्चे। एट एनी गिवन टाइम फोन कम देख रहे भैया। नॉलेज तो बढ़ता है, ध्यान कुछ नहीं रहता। देखिए ध्यान ध्यान फोकस। भैया एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास क्या रहता? वो नंतर पढ़ेंगे अर्चित, वो है ना, उसमें भरपूर टाइम लगता है। अभी के लिए काम बगे एक तक। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बोल दिया जाता है एटॉमिक मास। सबको समझ आया? सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करना नहीं। 11 + 12 कितना होता है? 23। और इस मोलार मास या एटॉमिक मास, अभी सोडियम है तो एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना, इसके आगे लगा दो ग्राम। 23 ग्राम सोडियम। थोड़ी देर पहले हमने 18 ग्राम की फीलिंग ली। 18 ग्राम पानी कितना पानी था बच्चों? 2 चम्मच। सोडियम भी ऐसे ही आइसक्रीम जैसा सोडियम रखा है फ्रिज में, ठंडा ठंडा केरोसिन में डुबा के। चमचा नाको ऐसा आइस एक चम्मच के ऊपर रो दम से। जैसे दाल चावल स्प्रेड कर रहे हो मान लो हाथ से, है ना, दाल चावल की खिचड़ी स्प्रेड कर रहे हो व्यवस्थित। ज्यादा नहीं लेने का, बड़ा बड़ा डोंगर नहीं लेने का सोडियम, चिपटे चिपटे लेने का। तो ऐसे 2 चम्मच और लगा थोड़ा सा और एक चुटकी और ले लो। ये हो गया 23 ग्राम सोडियम। एक बिस्लरी बॉटल का ढक्कन है ना, बिस्लरी बॉटल का ढक्कन, उतना सोडियम हो गया 23 ग्राम सोडियम। और उतने सोडियम के अंदर सोडियम के कितने एटम आते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आते हैं एक बिस्लरी ढक्कन में चिप चिप के। अगर अपन ने बेसन भरा, उसमें बेसन आटा भरा, जित ऐसे सोडियम भरा अगर एक बिस्लरी बॉटल के ढक्कन में, उतने सोडियम में सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं। अगर हम बात करें कंपाउंड की, मोलार मास किनका होता है? उनका जिनके मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूलों का मोलार मास होता है एटम का एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलों का मोलार मास होता है एटम का एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलों का मोलार मास होता है एटम का एटॉमिक मास होता है। तो अगर हम बात करें उनकी जिनके पास मॉलिक्यूल है, भैया कंपाउंड इज क्यों? एलिमेंट के पास भी है ना। अरे ठंड लेना ले रहा ना। एलिमेंट में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो। O2 को क्या बोलते पता है क्या? O2 को ऑक्सीजन नहीं बोलते। O2 को बोलते हैं वो ऑक्सीजन जो धरती के एटमॉस्फेयर में सापड़ता है। क्योंकि तुम दूसरे प्लैनेट्स में जाओगे तो उधर ऐसा भी ऑक्सीजन सापड़ता है जो साथ में चार चार जन चिपक के बैठे हैं। धरती पे प्रेशर के और टेम्परेचर के और वगैरह वगैरह कंडीशंस ऐसे है कि ऑक्सीजन धरती की सॉलिड सतह के नजदीक जो ऑक्सीजन मिलता है वो डायटोमिक मिलता है, दो दो जन बैठते हैं। और थोड़ा हवा में जाएंगे तो ट्राइएटोमिक, ओजोन लेयर में O3 भी मिल जाता है, ओजोन। कंपाउंड की अगर बात करें तो चलो कुछ नया कंपाउंड लिया जाए, CH3COOH। ओहो, अभी हमको क्या करना है? अभी तुम बच्चों को मतलब समझना है, लिखना नहीं है। अभी तुम बच्चों को मतलब समझना है। किस बात का? तुमको मतलब समझना है 1 मोल CH3COH, 1 मोल एसिटिक एसिड म्हणजे क्या? एक क्वेश्चन के दो आंसर है। हमेशा 1 मोल क्या होता है उसके दो आंसर है। 1 मोल CH3COH का पहला मतलब है कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? CH3COH के मॉलिक्यूल्स है। CH3COH के वी हैव दिस मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH। इसका दूसरा मतलब है हाउ मच ग्राम CH3COH डू वी हैव। चलो निकालते हैं। एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 का 3, एक कार्बन का 12। भैया आपको लर्न है हो बेटा। भैया हमको किधर तक लर्न रहने चाहिए? 1 से लेके 30 तक। भैया ऑक्सीजन का 16, पर नहीं ना भैया, ऑक्सीजन में तो 8 ही प्रोटॉन रहते हैं ना। अरे लाडले मास निकाल रहे हैं, मास में 8 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन भी ध्यान रखते हैं। भाई वो 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास झटक भर भी नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ध्यान रखते हैं। अरे सबको समझ आ रहा है क्या? ये हो गया 16, दूसरा ऑक्सीजन हो गया 16, हाइड्रोजन हो गया 1। चलो 12 और 3 15 और 12 27, 27 और 16 43 और 16 59 और 1 60, 60 ग्राम एसिटिक एसिड
मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड, और 1 मोल एसिटिक एसिड म्हणजे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर A इज इक्वल टू बी है और B इज इक्वल टू सी है, अगर दिस इज इक्वल टू दैट है एंड दिस इज इक्वल टू दैट है, तो लाडलो दिस इज इक्वल टू दैट भी हुआ ना। 60 ग्राम एसिटिक एसिड म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻23 कण, छोटे छोटे कण, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। समझ रहा है क्या? तो अगर मैंने कभी क्वेश्चन में अगर गया 120 ग्राम एसिटिक एसिड, बताओ उसमें कितने आएंगे छोटे छोटे एसिटिक एसिड, तो पहले ये निकाल लो ना कि मोल कितने हैं। 1 मोल एसिटिक एसिड ऐसा कैलकुलेशन करके निकाल लो, 1 मोल एसिटिक एसिड म्हणजे 60 ग्राम होता है, तो 120 ग्राम म्हणजे कितने, 2 मोल। जैसे ही मोल में लाया संख्या बताना आसान हो गया, क्योंकि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एक पुडा मॅगी, एक पुडा मॅगी, 2 पुडा मॅगी, 2 पुडा मॅगी म्हणजे 2 इंटू 1 पुडा मॅगी। समझ रहा? ये हुआ मोल का मतलब। और अभी अपन देख रहे थे ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन, ये अपन ने कंप्लीट किया। अब ऑक्सीजन का मतलब देख लो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये एटम है कि कंपाउंड है। अभी मैं बहुत बहुत केयरफुल रहना, ये थोड़ा दिमाग में बैठने के लिए ना। 1 मोल ऑफ एटमॉस्फेरिक, हवा में सापड़े जाने वाला, धरती पे मिलने वाला ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन म्हणजे क्या क्या ऑक्सीजन, म्हणजे अब इसके मैं 3 मतलब निकालूंगा, पहले 2 काम के, तीसरा वाला ज्यादा ही काम का। पहला मतलब, दिस मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, ऑफ ऑक्सीजन। अभी ये एलिमेंट है लेकिन एटम नहीं है, सिंगल नहीं, मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा वजन की बात चल रही भाई साहब, जब वजन की बात चल रही है, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल इतना है, और मॉलिक्यूल कितना इतने आ रहे हैं भाई, 1 मोल मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना, तो हमको वजन निकालना पड़ेगा एक का, यानी कि O2 का, और उसको ग्राम में बताना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन 16 का रहता, एक O, फक्त O 16 का रहता, ऐसा कैसा, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो दो दो O कितने हो जाएंगे, 16 16 32, 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन, हवा में का ऑक्सीजन, प्लीज ध्यान से सुनना, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, O2 में 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, एक बॉक्स, एक जरूरी बॉक्स, एक मॉलिक्यूल O2 में डैश डैश एटम ऑक्सीजन के आते हैं। ओ कितने O आते हैं एक O2 बनाने के लिए, 2 एटम ऑक्सीजन लगता है, एक मॉलिक्यूल O2 में 2 एटम ऑक्सीजन लगता है, बरोबर है ना। तो मैं अगर तुमको बोलूं कि बताओ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बताओ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो एक O2 कैसा रहता दिखने में कैसा रहता, काले एंड काले। तो इधर अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, कितने बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो भाई ये जितना है ना, ये 1 मोल है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, क्या O2 एक O2, 2 O2, 3 O2, 4 O2, 5 O2, 6 O2, 7वां O2, 8वां O2, 9वां O2, 10वां O2, डाटा डाटा डाटा, 6.022 इंटू 10⁻23 O2। इतने सारे O2 तुमने टोकरी में डाले ना, अब एक O2 को उठाया तो कितने ऑक्सीजन दिखेंगे, 2, तो इतने सारों को उठाया तो कितने दिखेंगे, इंटू 2, इतने एटम दिखेंगे। क्लियर हो रही है क्या मेरी बात? ये फंडामेंटल है, 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना ही आना चाहिए, तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे अगर ये तुम्हें समझ आ रहा है तो। अब इसका विस्तार में वीडियो है, उधर कैलकुलेशन है वगैरह 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 वगैरह। और मूल कॉन्सेप्ट में एक चीज तुम्हाला आणखी एक माहिती पाहिजे, देखो कोई भी गैस है ना, गैस, तुमने अगर बोला कि मैं नाइट्रोजन गैस टाकी में भर के लाऊंगा, पर कितनी, 1 मोल भर के लाऊंगा, 1 मोल। और टाकी में नहीं भर सकते तुमको अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 1 atm का प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm का प्रेशर। अगर उस पे तुमने नाइट्रोजन लाया 1 मोल नाइट्रोजन, तो उस नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तुमको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल पता है कौन रहता है,
N2, मतलब एक N2 में n कितने आते हैं? 2 आते हैं ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 N2 में n कितने आते होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एक में 2 आते हैं तो इतने में इसके 2 गुना आते होंगे। और उसका मोलर मास इन ग्राम, एक नाइट्रोजन 14 का रहता, 2 नाइट्रोजन N2 14 14 28 ग्राम, मीन्स 28 ग्राम ऑफ N2। और दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। मतलब एक बिस्लरी बॉटल सब बच्चों ने देखी ना जिंदगी में, बिस्लरी बॉटल हाथ में ली है ना, वैसे ही 22 बिस्लरी बॉटल लाओ, उनको एकदम पास पास में रखो, सेलो टेप से पैक करो, मतलब वो एक क्यूबॉइड कुछ तो बन रहा है। चलो अपन रखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 बिस्लरी बॉटल ऐसे सिलेंडर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे देख लो। और ये मैंने 5 और फोर्जा रख दिया इधर, ऐसी 5 बॉटलें रखी और 4, एक कतार ये हुई, दूसरी कतार ये हुई, तीसरी बिस्लरी बॉटल की कतार ये हुई, और चौथी कतार ये हुई। मैंने कितनी ले ली है? 5 फोर्जा 20 बॉटल, पर मुझे कितनी लेनी है? चलो इधर से एक जोड़ो, इधर से एक जोड़ो, और वो 0.4 है ना, तो एक बाटुक बूटुक भी जोड़ो थोड़ा, आधे से कम। तो चलो एक सेलो टेप लो और गुंडालो, इसको दूरी से बांध के रखो, बांधा। अब इसको वैक्यूम चेम्बर में रखो, सारा गैस वैस सब रिमूव कर दो। पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करो, कर दिया। प्रेशर 1 atm का करो, प्रेशर तो गैस के कारण आता है, तो यस एग्जैक्टली। अब वैक्यूम में रखा था ना, ये वो नासा का वैक्यूम चेम्बर है, एक बार एक्सपेरिमेंट दिखा था ना मैंने तुमको, एप्पल और वो मुर्गी का पंख एक साथ में छोड़ते, नहीं आते क्या? यार बताना तो पड़ता है फिर। वैक्यूम समझ आता है? मान लो एक बड़ा सारा रूम है बच्चों, इसमें कोई हवा नहीं है, इस रूम में हमने ये रखा है, ये सारा सारा, तुमने पहले 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान कर दिया, इस रूम में कोई हवा नहीं, हवा का दाना नहीं, धूल का दाना नहीं है, वैक्यूम है, अंदर तुम भाई फट जाओगे, तुम श्वास नहीं, अरे मर गया ऐसा नहीं होगा, तुम डायरेक्ट फट जाओगे, टमाटो जैसे ब्लास्ट हो जाओगे। 8वीं में सिखाया था कि ब्लास्ट क्यों होते, प्रेशर, बाहर प्रेशर कुछ नहीं रहता, अंदर ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर रहता, फट जाओगे तुम। अब 1 atm के प्रेशर पे उस नाइट्रोजन गैस रिलीज करो, कितनी? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन गैस 1 atm के प्रेशर पे इन बोतलों में जाके भर जाएगी ऑटोमेटिक। ऊपर से लगा तो वो शिरडी वाटर पार्क में नहीं कि वो डिस्को डांस वाटर डिस्को कुछ तो रहता है, ऐसा ऊपर से नाइट्रोजन की बौछार करो गैस की, वो जाके बरोबर इन 22.4 इतने बिस्लरी बॉटलों में वो बैठ जाएगी। और ढक्कन खुला है बॉटल का, बिस्लरी बोतलों का सबका ढक्कन खुला है, फिर भी वो बाहर आने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि 1 atm के प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ये दो कंडीशन जब रहने चाहिए, तब 1 मोल कोई भी गैस का 22.4 लीटर में ही बैठ जाता है। फैक्ट है, ध्यान रखना है, फैक्ट ध्यान रखे जाते हैं। क्यों होता है? एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा, नहीं फिर बाद में अभी तो मालूम पड़ा होगा ना कि क्यों होता है, नहीं मालूम पड़ा, एक्सपेरिमेंट में होता है, बस है। नाइट्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, नमन थोड़ी ले लो, कौन सी भी गैस ले लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे 1 मोल उस गैस का 22.4 लीटर इतने बिस्लरी बॉटल में बैठ जाएगा। दिमाग में अगर तुमने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर ज्यादा कर दिया, बच्चे पे प्रेशर ज्यादा दे दिया, बच्चा तुम्हारे साथ हंस के बात करेगा कि दब के बात करेगा? दब के, पूरी बात मन की शेयर करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुमने 1 atm का 2 atm कर दिया, प्रेशर 2 गुना प्रेशर कर दिया, तो 22.4 लीटर का 11.2 लीटर, प्रेशर डबल, गैस है उसमें प्रेशर डबल, गैस छोटे इसमें बैठ जाएगी ना। समझ रहे क्या? एक खोखे में गैस है, तुमने उस खोखे को दबा दिया सब जगह से, समझ रहे क्या? गैस थोड़े वॉल्यूम में छोटे साइज में बैठ जाएंगी ना, फिर अगर तुम दबाव ज्यादा डाल रहे हो तो, और प्रेशर कम करोगे तो फैलेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस को झटका लगाएंगे तो फैलेगी, टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम छोटा होगा। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या भाई बिडू लोग? ये मूल कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया। नाउ मूविंग एट ऑन टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये दो चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का बेसिक 10th स्टैंडर्ड में मेटल नॉन मेटल और कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जिधर रहा बात है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। पिछले साल के फोटो याद है तुमको? ये चित्र याद है तुमको? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आणि ये लोन पेयर बच रही है, हाइड्रोजन शेयरिंग शेयरिंग कर रहा, पढ़ा था ना सब लोग? ठीक है, बरं, ज्यादा ही अच्छे से पढ़ा था, भरपूर टाइम दे दिया था इन चीजों पे। आई होप सो कि तुमको 10वीं अच्छी जाए रे बाबा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर,
वगैरह वगैरह। वो ये भैया ये किधर रहता है, ये 10th में एकदम थोड़ा सा 5% रहता है, और 11th में बचा वाला 95% रहता है भैया। पर ये चैप्टर पढ़ के आपको जिंदगी में क्या फायदा होता? अगर तुमको शक्कर का कारखाना डालने का, शक्कर, तो तुम्हारी शक्कर सुक्रोज की माल्टोज ना हो जाए, ठीक है? खाने के बाद तुम्हारी शक्कर फिक्की फिक्की ना लगे आटे की जैसी, ये ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए केमिकल्स आना चाहिए तुमको। ऐसा कैसे कुछ भी हो जाता क्या? नहीं लाडले, इधर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स एक ही कंपाउंड के दो अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक चीज, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक तो एकदम खतरी है भाई साहब। वो एक मस्त, अरे क्या नाम है उसका, ब्रेकिंग बैड ड्रग नेम, ये देखो, ये दिख रहा है कि एन मेथैम्फेटामाइन। ये नशे करते हैं, नशे इसके। ये नीला नीला पाउडर दिखता, खड़ी साकर दिख रही है, नीली खड़ी साकर। इसको घर पे लाने का, मिक्सर में से निकालने का, पीटी साकर बनाने का। पीटी साकर बनाई, मुंह से नहीं खाने का, नाक से खींच लेने का। बहुत मजा आते हैं। हाँ, जे पंजे बना सकते। एन मेथाम्फेटामाइन एंड इट्स इनैंशियोमर। उसका पता है इनैंशियोमर कौन है? विराट कोहली ऐड करता है उसकी। आपके बच्चों को इस ड्रग का इनैंशियोमर दो। वो मेरे को इनैंशियोमर से यार मिलता नहीं साला। आयोडेक्स सुना है क्या? आयोडेक्स। ऐसा कभी कभी बहुत गुस्सा आता है उसे यार। आवाज न करो रे। ये वो वेबसाइट नहीं खोलता है जिधर से डेटा कलेक्ट होता है। कुठं समजणार आहे तुम्हाला ही? सोपा सोपा भाषा में मिले, चित्र मिले, चित्र के लिए तरस रहा हूँ मैं। अरे हाँ, गूगल। क्या सर्च करा था अपन ने? देखो, ये दोन जन, देखिए, एक से नशे करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये विक्स वेपर इनहलर, वो तुम नहीं क्या सर्दियों में नाक में काड़ी डाल के घूमते रहते? और दूसरा नशे। और इनमें इनमें फर्क क्यों है पता है क्या? सिर्फ एक फर्क, पूरा सेम है। पूरा डिजाइन में फर्क देखो, एक में लिंगोर चलाकाई वाली है, डैड 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 डैड, और दूसरे में डायरेक्ट एक काला ट्रायंगल है। तो क्या है वो? तो अगर मैं रियलिटी में बताऊँ, इधर देखो, 3D में स्ट्रक्चर निकाल के बता रहा हूँ, 3D में। तो ये मैं दो क्यूब निकालता हूँ तुमको स्ट्रक्चर समझाने के लिए, ये दो क्यूब। देख वालिया, विक्स की फैक्ट्री में तू ड्रग ना बनाए, ड्रग्स के फैक्ट्री में ड्रग्स का धंधा करते करते यो 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 मिस्टर वाइट, विक्स ना बना दे इसके लिए। तो वो जो कार्बन की रिंग रहती है ना, ऐसी कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन के एटम बैठे रहते, नहीं 6 कार्बन के एटम, और उनको हाइड्रोजन जुड़ता है ना, अरे बांगे बुंगे हो, इधर देखो, ऐसे 6 कार्बन रखे रहते हैं और उनको हाइड्रोजन जुड़ता है ना। तो अब देखो, ये सीधा, ये जन गण मन का अपना वो खंबा, झंडे का खंबा, हाइड्रोजन अगर अंदर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, ये सेंटर वाला हाइड्रोजन अगर अंदर की तरफ झुक गया ना, तो बन जाएगा विक्स वेपर इनहेलर। आणि हाइड्रोजन अगर ये सेंटर के खंबा आणि कॉर्नर का खंबा टुचुक टुचुक अगर बाहर की तरफ झुक गया ना, एक हाइड्रोजन अंदर झुकता है नहीं तो उधर झुकता है, तो डायरेक्ट ड्रग्स बनेंगे, नशे। ध्यान रहेगा कि तुम, ये बनाने की पूरी निंजा टेक्निक ही अलग, इसको अलग इस तरीके से बनाते, इसको अलग इस तरीके से बनाते।
वो तो अभी अभी हमको मालूम पड़ा 50 साल पहले यार भाई विषय। देख, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो ये इतना मायने करता है कि तुम्हारा हाइड्रोजन जो एटम है वो कौन से एंगल पे किधर से आके जुड़े वाला है, डायरेक्ट विक्स का खड़ी साकर बनती। ठीक है, चलो भाई, अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में हमने ये बात की, तो ये सब तुम किधर पढ़ोगे, ये तुम्हारे क्लास 11th का सिलेबस है, 11वीं 12वीं। तो ये सर जी को मास्टर बिस्तर जो आएगा, इट विल हेल्प अस, काय सो के बताएंगे। अभी हमको पढ़ने का है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम समरी में ले, डाल्टन डुक्कर था, बर्जिलियस गोरा डुक्कर था, जे थॉमसन तरबूज खाता था, और रदरफोर्ड जो कैडबरी में सोने की फॉइल निकलती है वो गोला करते रहता था बुक के बीच में। और फिर बाद में आया नील्स बोर। इधर हमारी जर्नी रुक जाती, इसके आगे भी है लेकिन इधर ये हमारा मईवा पे हमारे सिलेबस का। और नील्स बोर का जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमने बहुत पढ़ लिया है। वो है कि न्यूक्लियस बीच में बैठा है, उधर न्यूक्लियॉन्स बैठते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं, और आजू बाजू में 2, 8, 18, 32, और मतलब अगर उसको अपन बोले जाए 2n² वाले फैशन में इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, जिसमें कि तुम्हारे सिलेबस में आ, चौथे वाले शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्स 2। 8 कौन बोला बे, चप्पल के नीचे आनूंगा, मैक्स 2। लेकिन 3 एलिमेंट रहते, 3 एलिमेंट, 19 + 5 24 + 5 29, जिनके फोर्थ शेल में आउट एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे कि पोटेशियम, क्रोमियम और कॉपर। भाई हमको कुछ ही समझा नहीं, टेंशन ना ले पुत्र, इधर देख। 26 नंबर की बात करते हैं, आयरन। पुत्र तुझे इतना तो पता ही है कि इसमें 2 बैठते, 8 बैठते, 18 बैठते, कृष्णा को लात मारते, ऐसा है। अब हम 26 जन को बिठा रहे, 26 के 26 लेके जाओ, इधर कितने बैठे, 2, तो जिंदा कितने बचे, 24। चलो 24 को आगे लेके चलो, 24 में से 8 बैठ गए, इधर कितने बचे, 16, आगे लेके चलो। क्या 16 बैठ जाएंगे, हाँ बैठेंगे ना, बैठ सकते ना, पर बिठाने का ना है। पहले आगे जाने का, 2 बिठाने के, 2 पोट्टे आगे भाग गए, उनको कुछ भी करने का था ट्रेन में, बीड़ी फूकने की थी। और बाकी कितने बच्चे इधर आके बैठे, 14। अब ये 26 नंबर का था ना, तो अगर ये 19 या 24 या 29 रहता था ना, अगर ये 29 नंबर का कॉपर रहता था, पहले डब्बे में 2 बैठ सकते ना, बिठाओ 29 में से 2 बिठाओ, 27 बचे, 27 आगे भेजो, 8 बिठाए, 19 बचे। क्या इस डब्बे में बैठ सकते, क्या 18 बैठते ना इसमें, पर पहले अगले डब्बे पे जाने का, उधर 1 बिठाने का, और फिर कितने बचे बिठाने को, 18, और इधर 18 बैठ सकते, बिठा दो। समझ रहा, तीसरा भरने के पहले, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, थर्ड वाला भरने के पहले फोर्थ भरो भैया हमेशा। जैसे अगर हमको नंबर 17 आ गया तो पहले हमने 2 भरने का, फिर 8 भरने का, फिर आगे जाके 2 भरने का, बेल तक नीचे मारू। 1 से लेके 18 तक शिस्त में भरने का, 1 से लेके 18 तक, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। 18th नंबर पे क्या होता है, 2, 8, 8, ये हो जाता है ना। फिर जैसे ही 19 नंबर से 30 नंबर भरने की बारी आई, तो पहला भरने का, दूसरा भरने का, फिर चौथा भरने का, फिर तीसरा भरने का, पहला, दूसरा, चौथा, और उसके बाद तीसरा भरने का। यानी चौथे वाले में हमेशा कितने भरने के, 2 भरने के, एक्सेप्ट 19, 24 और 29 में 1 भरने का, चौथे वाले में। समझ रहा, अगर मैं 23 नंबर का दूं, पहले 2 भरे, फिर 8 भरे, 2 और 8 भरने के बाद डायरेक्ट चौथे में गए ना भरने को, तीसरा खाली छोड़ के। कितने भरने को बोले भैया ने, 2 भरने को बोले ना, सिर्फ एक कब भरने को बोला, जब 19, 24, 29 है, पर ये तो 23 है ना, 23 जो है 19 नहीं है, 23 जो है 24 नहीं है, 23 जो है 29 नहीं, तो 2 भरेंगे। 2, 8 और 2 बिठा दिए, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 23 में से 12 बिठा दिए, कितने बचे, 11, आओ भरो, खुश। समझा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ खत्म। अब इसके ये क्या रीजन है, ऐसा क्यों भरते हैं, उसका वीडियो आएगा, कर लेना। वो पहला वीडियो तो 19 मिनट का चैनल, वो तो पेपर में वादा वादा उसके 2-3 क्वेश्चन डालने लोग, ताकि मेरे को समझ जाए कौन बच्चे पढ़ रहे कौन नहीं पढ़ रहे। 19 मिनट का वीडियो श्योर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा क्या। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करे, हलवा नहीं। इससे हमें समझ आता है कि मैटर, हाउ एटम्स इंटरैक्ट टुगेदर,
जैसे तुम ट्यूशन पे नीचे आए और तुम्हारा जो दुश्मन है वो भी उसी टाइम पे उसके भी पापा गाड़ी पे उसको छोड़ने आ रहे, तुम दोनों उतरे और बाकी बच्चे सब ऊपर चले गए, तो तुम दोनों बात करते हो क्या? नहीं। जिनल लगे, जिनल एकदम कर रही है डायरेक्ट ना ये। बहुत बार होता है क्या तेरे साथ? बाबू बाबू बहुत दुश्मन पाल के रखे क्या तुझे? मेजर एक बार देखो। तो बस 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 बस। और फिर तुम घर में आने के बाद नीचे कौन पहले ऊपर, अगर वो स्लो है कोई तो कोई एक तो पट एक जन गैप क्रिएट करने की कोशिश चलता ना, वो जल्दी फास्ट चल रहा था, अपन पीछे रुक जा थोड़ा, है कि नहीं? क्या विषय है? लड़कियां छा कर रहे भाई, भले वो मैं मानुस जन्म